देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। आज 2 अक्टूबर, और बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो के साथ साथ जय जवान जय किसान का नारा देने वाले ऐसी 2 महान शख्सियत जिन्होंने हमें ये 2 बहुत ही पावरफुल कोट्स दिए इस देश की भलाई के लिए और एक आम इंसान की जिंदगी में मोरालिटी को कायम रखने के लिए। सोशल मीडिया पे और सरकारी दफ्तरों में हम लोग इसको आज बहुत जोर शोर से मना रहे हैं, गांधी की जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, लेकिन सिर्फ दिखावे के तौर पे, कहने के तौर पे। बहुत शर्म आ रही है मुझे आज यहाँ बैठ के एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते अपनी इंडियन कम्युनिटी का, एक एजुकेटेड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और स्पेशली बीइंग ए फैन ऑफ दीज 2 पर्सनैलिटीज, स्पेशली कि आज हम जहाँ खड़े हैं, जिस तरह के माहौल में हम आज यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही नारे, इन दोनों शख्सियत की दी हुई दोनों ही बातें हमने पूरी तरह से फेल कर दी। हम बुरा देख भी रहे हैं, हम बुरा कह भी रहे हैं, हम बुरा सुन भी रहे हैं, हम सफर भी कर रहे हैं, लेकिन हम सह रहे हैं। कई बातें तो हम सिर्फ कह रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में उसे निभा नहीं रहे। और जय जवान जय किसान की तो इस करंट सिस्टम में धज्जियां ही उड़ा दी गई हैं। सेना के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके हकों के लिए, उनकी सेवाओं को दरकिनार करते हुए जो ये पॉलिटिकल लीडर्स अपने स्वार्थ बना रहे हैं, ये हम सबको अच्छी तरह से पता है। मजे की बात यह है कि जो उनका दम भरते हैं, जो उनकी हिमायत करते हैं, उनको भी ये सब कुछ पता है। लेकिन वही बात है कि हम बुरा देख भी रहे हैं, हम बुरा सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए, किसी को बचाने के लिए, किसी दूसरे को हम बुरा कही जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म से अपने यंगस्टर से कुछ और ही बात करना चाहती थी अबाउट लेट इट गो, हाउ वी कैन लेट गो नेगेटिव थिंग्स, बुरी बातें, बुरे एक्सपीरियंस फ्रॉम आवर लाइफ। लेकिन जो माहौल बन रहा है, अभी जो इंसिडेंट हुआ पीछे, रेप का, मर्डर का, माइनर गर्ल का, तो मन नहीं मान रहा। हाउ वी कैन लेट इट गो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिंदगी में जो हम लेट गो नहीं कर सकते। हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें कुछ सोचना पड़ेगा, हमें चिंतन करना पड़ेगा, पर ये तो हम हर बार करते हैं। वो बहुत साल पहले निर्भया कांड से पहले से लेकर निर्भया कांड से आज तक सोशल मीडिया पे तो इतनी बहस की है। हमने शायद लोगों ने वर्कशॉप्स भी की हैं, सेमिनार्स भी किए हैं, और गर्ल एम्पावरमेंट के नाम पर बहुत सारे एनजीओज ने बहुत सारा कुछ रोष प्रदर्शन भी किया, कैंडल मार्च भी किए। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या कुछ बदला है? अफसोस, मैं और आप सब लोग गवाह हैं कि कुछ नहीं बदला है। एंड डोंट माइंड इट, बट कुछ बदलेगा भी नहीं, क्योंकि बदलाव तो हम चाहते ही नहीं है। विकास के नाम पर लॉलीपॉप चूसने के और तलवे चाटने की हमें इतनी आदत हो गई है। हमें जरा भी जमीर, हमें जरा भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, हमें जरा भी एक हिम्मत, एक क्रांति की शुरुआत करने का जज्बा, और फिर उसके रिजल्ट्स देखने का जो एक पेशेंस होता है, वो है ही नहीं। क्योंकि हमारे हर कार्य में, एक हर काम में, हर एक क्रांति की शुरुआत में सबका एक कोई ना कोई मतलब छुपा होता है। और जब वो मतलब पूरा होता नहीं दिखता है, कुछ डामाडोल होता है, तो हम डामाडोल हो जाते हैं। फिर हम मुद्दा ही बदल देते हैं, हम पार्टी बदल लेते हैं, हम लोग बदल लेते हैं, या फिर चुपचाप हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में चल पड़ते हैं। मैं ये ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। और आज यहाँ जो भी मैं बात कहूँगी, वो कहीं ना कहीं मैं अपने ज़मीर को भी सुनाऊंगी जरूर। मैं आपके साथ ही हूँ, कहने में भी और सुनने में। तो जैसे मैं आपको बोल रही थी कि निर्भया कांड से पहले से लेकर आज तक और कुछ भी नहीं बदला है। और जब हम सिर्फ आज अगर रेप केस की बात करें, तो बहुत आसान है ये इवेलुएट करना कि ज्यादातर ये लोग आते कहाँ से हैं।
जो ये मानसिकता है, जो ये सोच है, जो भी ये कृत्य करते हैं, जो भी ये इंसिडेंट्स होते हैं, उनको जो कार्य रूप देते हैं, जिनके लिए इज्जत कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो खुद इज्जतदार नहीं होते। कल मैं रेडियो मिर्ची पे सैमा की बात सुन रही थी और मुझे इतना अच्छा लगा सुन के कि शर्म आनी चाहिए उस समाज को जो ये कहता है कि लड़की की इज्जत लूटते। नहीं, जिन्होंने ये गलत काम किया उनकी इज्जत थी ही नहीं। और सबसे पहले समाज के तौर पे हम लोग, आम लोग जो इस समाज का हिस्सा हैं, जो इस देश के नागरिक हैं, जब तक ये सोच नहीं बदलेंगे तब तक ये काम नहीं रुकेंगे। जब तक हम उस विक्टिम को और उसके परिवार को हीनता से देखना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम पुलिस के ये सारे कारनामों की, सारी कारगुजारी पे आंखें बंद किए रहेंगे और कोई सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हों या फिर स्लम के नीचे तबके से आते हुए ये अपराधी हों, जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि उनके पीछे के कारण क्या हैं, इस मानसिकता का, ये पूरे कांड का वजह क्या है, जब तक हम इसके लिए जागरूक नहीं होंगे कुछ नहीं बदलेगा। ना तो यहाँ भाषण देने से, ना ही जाके किसी पार्टी को बदनाम करने से, ना ही लीडर्स को ब्लेम करने से, ना ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से। तो अगर हम मानसिकता की बात करते हैं तो हमने ज्यादातर, मे बी सम फ्यू एक्सेप्शनल केसेस में भी देयर, लेकिन वो ज्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस के होंगे कि जहाँ पढ़े लिखे मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग इस तरह का कोई काम करें। मोस्टली ये काम होता है या तो बहुत अनएजुकेटेड लोअर तबके से, वो लोग जिनको बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, जो अपनी जिंदगी में पढ़ाई तो छोड़ो, डेली रूटीन की जो जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उससे भी वो वंचित हैं। और ये जो कुछ ना कर पाना और कुछ ना पा सकने का जो एक रंज है, अंदर एक खुंदक है, वो रिवेंज है, वो सोसाइटी में इस तरह से लेते हैं। उनकी मानसिकता इतनी विकृत हो जाती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं कि वो उनको अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता। वो देश के कानून, समाज के जो कायदे कानून हैं, जो रूल्स हैं, जो मोरालिटी है, उसको ताक पे रख के सिर्फ अटेंशन पाने के लिए, सिर्फ अपने दिल की ये तसल्ली के लिए कि आई एम पावरफुल। अगर मेरे पास एक बोलने की पावर नहीं है, लिखने की पावर नहीं है, कमाने की पावर नहीं है, अपने परिवार को खिलाने की पावर नहीं है, तो एटलीस्ट मेरे पास ये पावर तो है मर्दानगी की कि अगर मैं किसी निरीह निर्बल के ऊपर ये जोर चला के 4 दिन मेरा नाम तो होगा। आई होप आप मेरे से एग्री करेंगे। तो वहां सबसे ज्यादा कमी क्या है? एजुकेशन की। जब तक उस तबके को अवेयर और एजुकेट नहीं किया जाता, कोई उनके साथ हमदर्द बन के उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए अपराध जगत में जाने से पहले उन्हें वापस नहीं मोड़ लाता, तब तक ये कुछ नहीं बदलेगा। याद रखिएगा, हम अपनी जिंदगियों में, अपने बंगलों में, अपनी गाड़ियों में, अपने बच्चों की खुशियों में हम मस्त हैं, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे जो ये सारी खुशियों पे एक बाज की, एक गंदी नजर टिकाए हुए तबका तैयार करा है। वो भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम उन बच्चों को, उन यंगस्टर्स को, उन टीनेजर्स को, उन एडोलेसेंट्स को इस सही रास्ते पर लेकर आए। बहुत सारी एनजीओ काम कर रही हैं, लेकिन धीरे धीरे धीरे, आई डोंट नो, कमर्शियलाइजेशन का जो ये एक जामा सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने नहीं पहना, मुझे बुरा लगता है कहते हुए कि समाज सेवी संस्थाएं भी न जाने क्यों पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके धीरे 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 उनके भी मुद्दे बदल गए, उनके जोश बदल गए, उनके मिशन बदल गए। दूसरा सबसे बड़ा जो एक सोर्स है, जो जो तबका कहाँ से आता है? या तो पावरलेस या फिर एक बहुत पावरफुल। जरूरी नहीं वो पावरफुल अमीर हो या वो पावरफुल पढ़ा लिखा हो, नो, वो पावर आती है पावर ऑफ कंट्रोल से। मैं ऊंची जाति का हूँ, मेरे पीछे ये बैकअप है, मैं फलां फलां पार्टी से बिलोंग करता हूँ और वो फलां फलां पार्टी का रूलिंग पार्टी है, तो इस वक्त मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ से वो तबका भी बिल्कुल खाली है। नो लॉजिक, नो रूल्स, नो एजुकेशन, नो एथिकल मोरालिटी। ये समझने वाली बात है। जिसमें जरा सा भी जमीन है, जिसको जरा सा भी संस्कार मिले हैं, जिसने जरा सी भी पढ़ाई की है, वो शायद ये करते हुए एक बार जरूर सोचेगा। जो हरकतें, जो कांड, जो दुर्दशाएं हम इस वक्त लड़कियों की देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को बढ़ाओ, लड़कियों को पावरफुल बनाओ, उन्हें कराटे सिखाओ, उन्हें फलान सिखाओ, वो सिखाओ।
लड़कियों में बहुत दम है, लड़कियों में बहुत पावर है, लेकिन क्या ये सिर्फ उन दरिंदों से रक्षा करने के लिए? हम लड़कियों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब घर में रहो तो आप एक बिल्ली की तरह रहो, जो हम कहीं उसे फॉलो करो, समाज में बाहर निकलो तो आंखें नीचे करके निकलो, आपकी आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए, आपके कपड़े हमारी मनपसंद के होने चाहिए, आप ससुराल में जाके अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती। लेकिन हाँ, जब दरिंदे आपके ऊपर अटैक करें तब आप शेरनी बन जाओ। कैसे होगा? कितनी दुविधाएं हैं उस जान के लिए। क्या वो डिसाइड करे कि वो आश्रित है या वो इंडिपेंडेंट है, उसको सबकी बात माननी है या उसे अपने खुद के फैसले लेने हैं? दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये। और तीसरा सबसे बड़ा जो की रूल्स हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, जिनका एक साथ एकजुट होकर काम करना बहुत जरूरी है ऐसी समस्याओं को परमानेंटली हटाने के लिए, और वो है 6 P, 6 Ps इन आवर सिस्टम। नंबर 1, पेरेंट। सबसे पहली जिम्मेवारी मैं पेरेंट की कहूँगी। नंबर 2, प्रिंसिपल्स, मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेड। नंबर 3, पब्लिक, समाज। मतलब हम ये कहेंगे कि जो पब्लिक, जो लोग इस दुविधा में या इस प्रॉब्लम्स को सह रहे हैं, जब वही कुछ नहीं करना चाहते, जब वही एक साथ नहीं है, जब वही इन लोगों को कवर अप भी करते हैं, इनके हक में गवाहियां भी देते हैं और इनके हक में वो लॉजिक्स भी देते हैं, फिर हम कैसे इस चीज को बदल पाएंगे? चौथा पी है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब पॉलिटिशियंस। और पांचवा पी है प्रेस, मीडिया। और छठा पी है पुलिस, हमारे रक्षक, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाले, प्रोटेक्टर्स जिनको हम बोलते हैं। तो ये इतना कह देना ही मुझे लगता है काफी है। आप में से कोई भी अगर ये मानता है कि यस, ये हमारे 6 के 6 P बड़े दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, और जब भी कोई गलत काम होता है, जब भी कोई इरेलीवेंट, इलॉजिकल या फिर कोई अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, तो हम ये सारे 6 P इकट्ठे खड़े होते हैं, क्योंकि हमें सही रूप में न्याय चाहिए। हम सही का साथ देते हैं, नहीं देते। सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात और सबसे बड़ा कारण ये 6 P का अलग थलग होना, मतलबी होना, अपने अपने अलग अलग सेल्फ इंटरेस्ट को सिर्फ सर्व करना और केटर करना, और पावरफुल लोगों के कंट्रोल में, इन्फ्लुएंस में आके अपनी सर्विसेज से विमुख होना। इसमें पेरेंट भी शामिल है, माइंडेड, क्योंकि जो पेरेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चमचागिरी करता है, वो उनकी कही हुई, करी हुई गलत बातों को इग्नोर कर रहा है, उनसे आंखें बचा रहा है और फिर भी उनका साथ निभा रहा है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ऐसे क्राइम में अपना 100% रोल दे रहा है, सिर्फ अपना प्रेजेंट सेल्फ इंटरेस्ट देखते हुए, ये भूलते हुए कि कभी उसके परिवार का भी कोई बच्चा इसका शिकार हो सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का हेड, प्रिंसिपल, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चला रहा है। लड़के और लड़कियों की अपब्रिंगिंग में जो एक फर्क रखा जाता है, चाहे पेरेंट की तरफ से चाहे एजुकेशन की तरफ से, दोनों जगह हमारी एजुकेशन देने की, बच्चों को बड़ा करने की, उनके प्रोडक्ट में, नर्चरिंग में कुछ चीज़ों को हैंडल करने की बहुत बड़ी कमी है। लड़कियों को हम हर चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़कों को हमने सिर्फ और सिर्फ आज़ादी दी है, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के। भले ही अब लड़कियां एम्पावर हो रही हैं, बराबर का हक मांग रही हैं, बराबर के जो अधिकार हैं वो एंजॉय कर रही हैं, खुद मेरी 2 बेटियां ये कर रही हैं, मैं खुलेआम कहती हूँ और ये मानती हूँ मैं, लेकिन उनको उनकी सीमाएं भी बताई गई हैं, उनको उनके हक के साथ साथ उनकी जिम्मेवारियां भी बताई गई। लड़कों से कंपटीशन करना उन्हें नहीं सिखाया गया, लड़कों से वो किसी भी चीज़ में कम नहीं है, वो हर चीज़ वो अचीव कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, उन्हें ये सिखाया गया है, लेकिन अपनी मर्यादाओं में रह के, सीमाओं में रह के और सामाजिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए। यहाँ हम लड़कों को किसी चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सुनना बहुत बुरा लगता है
जैसे कि अभी अभी हमारे योगी जी ने और बहुत सारे मंत्रियों ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, जज ने भी स्टेटमेंट दिया बल्कि, कि वुमेन maybe deserve this because they don't know how to handle themselves or control themselves. They should be controlled and all. My God. कितनों को उन्होंने अपनी रखैले बना के रखा है, कितनों को वो यूज करते हैं अपने ही सिस्टम में, अपने ही मिनिस्ट्री में, वो कितने लोगों का फायदा उठाते हैं। तब तब ये मॉरल पुलिसिंग कहाँ जाती है। तीसरे पी की हम बात कर रहे थे, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस का एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है। पहले सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स का ये हाल था, अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का ये हाल है कि दे आर जस्ट रूलिंग पार्टी, नथिंग एल्स। रूलिंग पार्टी मींस दे हैव टू टेक ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द सिस्टम, बाकी सब जाए भाड़ में। और वो politicians are protectors of these all evil souls and evil happenings। ये आप सबको पता है, ये सारे इंसिडेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज की देख रेख में ही होते हैं, उनके संरक्षण में ही होते हैं, भले रूलिंग में हो या अपने अपने स्टेट और सिटी के पावरफुल लीडर्स में। तो उनसे क्या उम्मीद रखेंगे जब पब्लिक ही सोई हुई है, जब पेरेंट ही जागरूक नहीं है, जब हमारे एजुकेशनल हेड्स ही कमर्शियलाइज हो गए हैं। तो हम इनसे कुछ भी हक की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि सोया हुआ समाज अपना हक मांगने का हक नहीं रखता। उसे जागना पड़ता है, उसे जागरूक होना पड़ता है, उसे खड़े होके सवाल पूछने पड़ते हैं, जवाब मांगने पड़ते हैं। उसके लिए तो रीढ़ की हड्डी चाहिए, जमीर भी चाहिए। अगली बात आती है पुलिस की। पुलिस कभी कहते थे, जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत फैसिनेशन होता था, मैं आर्मी में जाऊंगी, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी। मेरे रिलेटिव्स भी बहुत बोलते थे कि इसमें सारी क्वालिटीज हैं कि इसको उसमें जाना चाहिए। आज मैं कहती हूँ शुक्र है मैंने वो नहीं किया, क्योंकि इस सिस्टम में मैं आजकल यंगस्टर्स को भी सलाह नहीं देती, फ्रैंकली स्पीकिंग। एज ए करियर काउंसलर किसी को भी मैं आईएएस, आईजीपी, क्या करोगे, तुम ही हिलाओगे जैसा पॉलिटिशियंस बोलेंगे, तो क्या कर पाओगे? क्या आपको अपनी कुर्सी की फिक्र होगी, जॉब की फिक्र होगी, प्रमोशन की फिक्र होगी, फैमिली की सेफ्टी की फिक्र होगी? क्योंकि चारों तरफ तो हमारा घरेलू आतंक इतना ज्यादा है, आप मुंह खोल नहीं सकते, आप उनके खिलाफ जा नहीं सकते। मुझे किसी ने एक बार बोला कि ये सब फिल्मों में होता है। मैम ऐसा थोड़ी है, बिकॉज वो सेम डिपार्टमेंट में, हमें पता है हम अपनी ड्यूटी कैसे करते हैं। आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि फिल्मों में जो होता है वो कहानी नहीं होती, वो हमारे समाज का, हमारे घरों का सच होता है, जो हमें एक एंटरटेनमेंट के तौर पे दिखाया जाता है कि शायद हमारी आंखें खुलें। लेकिन धीरे धीरे हमने तो उसे अडेप्ट ही कर लिया कि शायद यही होना चाहिए, हम यही डिजर्व करते हैं। प्रोसिक्यूशन मींस लॉ। लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे देश का वैसे ही बहुत फन्ने खां है इस वक्त। और जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से पूछ के डिसीजन लेते हैं और उनके ओबीडिएंट सर्वेंट बन के काम करते हैं, तो हम आम जनता के लिए, एक निर्बल निरीह लड़की के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, या फिर एक विक्टिम के लिए न्याय की मांग और न्याय की उम्मीद कैसे कर रहे हैं? बोलने से, सोशल मीडिया पर लिखने से, अखबारों में छपने से कुछ नहीं होगा। वो लोग सो रही हैं, आंखों पर पट्टी बांधी है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारी कानून की देवी की आंखों पर बंधी है। प्रेस, मीडिया, क्या कहूँ, खुद एक राइटर हूँ, कॉलम फीचर राइटर हूँ, ऑथर हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखती हूँ, न्यूज़पेपर से, मीडिया से बहुत करीबी का रिश्ता है। बहुत सारे अपने मीडिया में अच्छे लोगों को तकलीफें सहते हुए देखा है, क्योंकि वो सच लिखते थे, सच लिखना चाहते हैं, सच बोलना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे अपने बहुत अच्छे करीबी और बहुत, जिसको हम रोल मॉडल बोलते थे, ऐसे मीडिया के लोगों को हमने धीरे 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 सरेंडर करते हुए देखा है। धीरे धीरे उनकी बोली बदल जाते हैं, उनकी वाणी बदल जाती है, उनकी कलम बदल जाती है, उनकी लेखनी से अलग ही तरह के
भावनाएं और अलग ही तरह की तारीफें निकलने लगती हैं। ये आप और सब मैं जानते हैं, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। तो जहाँ ये 6 P जो हमारे हैं वो इतने बिखरे हुए हैं, एक दूसरे से इतने विमुख हैं, एक दूसरे के खिलाफ तलवार और तीर उठा के खड़े हैं, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है। तो फिर जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं हमारे समाज के, वो तो यही देखते हैं, वो तो यही चाहते हैं कि फूट डालो और राज करो। और आजकल मैं पॉलिटिशियंस को भी एंटी सोशल एलिमेंट से कम नहीं समझती, बिकॉज दे आर बिहेविंग इन द सेम वे। बहुत सारे लोग, मुझे पता है, मुझे अभी गालियां देंगे, मेरे खिलाफ बात करेंगे, बहुत नेगेटिव लिखेंगे, बहुत गंदे गंदे मैसेजेस भी मुझे आते हैं। बट वही है, इसी से ही तो औकात पता चलती है, इसी से तो आपकी पसंद और नापसंद पता चलती है कि आप अब किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, आप अब किस नैतिक स्तर पर उतर आते हैं, जस्ट बिकॉज किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, विदाउट एनी लॉजिक, बिल्कुल ब्लाइंड। तो ये जो ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड ट्रस्ट और ये इलॉजिकल, अनरीजनेबल, इररेलेवेंट जो ट्रस्ट कहते हैं, ये कहते हैं कि विनाश काल विपरीत हुई थी। और सिर्फ दुख इस बात का है कि भैया ये विनाश अपनी जिंदगी में लाना है, अपने परिवार में लाना है, तो लाओ, वो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Why you are playing with the lives of others? Why you are expecting from other people कि हम तो डूबेंगे सनम और आपको भी ले डूबेंगे? नहीं, हम इतने स्टूपिड नहीं हैं। हम में कॉमन सेंस भी है, हम में जागरूकता भी है, और देश की प्यार की अगर आप बात करते हो तो आई चैलेंज कि एक बार आप सेल्फिश हो गए, किसी भी तरह का सेल्फ इंटरेस्ट अगर आपकी पसंद नापसंद को, लॉजिक को, रीजनिंग को ड्राइव कर रहा है, तो आप देशभक्त नहीं हैं। इसके ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप देशभक्त तो बिल्कुल नहीं हैं, राष्ट्रभक्त नहीं हैं, आप सिर्फ पार्टी भक्त हैं। तो आज ये जो मुद्दा है, सिर्फ मेरा यहाँ बात करने का मकसद यही है कि अगर हम अपनी अपनी जगह पे इस चीज को समझ पाए कि जिस भी रोल में हम यहाँ हैं, पब्लिक के रोल में हैं, पेरेंट के रोल में हैं, प्रिंसिपल के रोल में हैं, हम प्रेस के रोल में हैं, हम पुलिसिंग के रोल में हैं, हम प्रोसिक्यूशन के रोल में हैं, प्लीज try to understand your moral responsibility. We all are accountable to our society as well as our coming generations. ये जनरेशन हमारे आंखों में आंखें डाल के पूछ रही है कि किसे सिखा रहे हो, किसे पढ़ा रहे हो, किसे आप मॉरल एथिक्स की बात कर रहे हो। वो बच्चा जो अपने फादर को बिजनेस डील करते हुए देखता और सुनता है फोन पे कि कोई बात नहीं, कर दो, ये पैसा तो आ रहा है ना, डील तो हो रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ बोलते हुए, स्वार्थ करते हुए, अनैतिक डील्स करते हुए जो बच्चा देखता है, उससे आप मॉरलिटी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जो बच्चे स्कूल में टीचर्स को अनफेयर और बाइस मीन्स अप्लाई करते हुए देखते हैं, अपने प्रिंसिपल का इलॉजिकल बिहेवियर अपने टीचर्स के साथ या स्टूडेंट्स के साथ देखते हैं, जहाँ बच्चों को चाइल्ड अब्यूज का सामना स्कूलों में करना पड़ रहा है, फिजिकल अब्यूज एंड मेंटल अब्यूज का, उनसे हम उन बच्चों से मॉरलिटी की बात कैसे करें? और यही बच्चे जब दुनिया में बाहर निकलते हैं, हर जगह उन्हें झूठ, कपट, स्वार्थ, मतलब और घूरती हुई आंखें दिखाई देती हैं। तो बहुत अच्छी सोसाइटी के बच्चे भी बहुत ज़्यादा देर तक इन चीज़ों से बचे भी रहेंगे, क्योंकि क्लब कल्चर है, ड्रग्स हैं, ड्रिंक्स हैं, पार्टीज हैं, हाई रहने का जो जुनून है, उसमें तो सब जायज़ है। तो फिर या तो धीरे धीरे हम, हमारे पेरेंट्स, ओल्ड जनरेशन जो अभी तक जी रही हैं, सांस ले रही हैं इस माहौल में, वो सब स्वीकार कर लें, आंखों पे वही काली पट्टी बांध लें जो हमारे कानून की देवी ने बांधी। हो ही गया है कुछ कुछ, मुझे लगता है कि हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं, हम इतने निर्मोही हो गए हैं, हम इतने विमुख हो गए हैं कि अब तो रोज की एक खबर के बाद थोड़ी देर दिल को तकलीफ होती है और फिर हम चल पड़ते हैं अगले कारणों के लिए, और एक लॉलीपॉप मिल जाता है सरकार की तरफ से, और अगले दिन कोई और मुद्दा मिल जाता है सरकार की तरफ से कि हमारा सारा ध्यान उधर हट जाता है, और जो बर्बादी, जो नुकसान नैतिकता का वो एक इंसिडेंट करके चला जाता है, हम उसे भूल जाते हैं। फिर से हमारा सफर शुरू हो जाता है भाषणों का, टीवी न्यूज का, चैनल्स का। जाते जाते एक बात और जरूर कहूंगी, एक चीज और बची है जिसे हम
क्या कहूँ, कम्युनिटी पुलिसिंग बोलते थे उसे हम। जब हम छोटे थे, मैं और प्रेम जी अक्सर ये बात बहुत याद करते हैं कि हमने गली मोहल्लों में, अपने घरों में देखा है, कॉलोनीज में भी, कि जब भी कोई बच्चा कहीं कोई गलत हरकत करता दिखाई देता था, खेलते हुए पार्क में, गली में जाते हुए, किसी दुकान पे खड़े हुए, कहीं भी सोशल स्ट्रक्चर में, तो अगर कोई बुजुर्ग या बड़ा, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, कोई अच्छा इंसान उसे देख रहा होता था, तो वो उसी वक्त उसको रोक देता था। कोई हक नहीं होता था, कोई रिश्ता नहीं होता था, कोई जान पहचान नहीं होती थी। लेकिन ये बच्चा गलत कर रहा है, इसकी फेवर में नहीं है, तो मुझे इसको रोकना है, ये हक होता था, ये पावर होती थी। और चांटा भी लगा देते थे आते जाते गली में लोग, जब किसी को गाली गलौज करते या लड़ाई करते देखते थे। लेकिन ये धीरे धीरे हक पड़ोसी समाज के किसी इंसान की बजाय, तो हमने तो टीचर से भी छीन लिया। हम तो स्कूल में जाके भी बहुत अकड़ से पूछते हैं कि मेरे बच्चे को ये कहा तो क्यों कहा, हाउ डेयर यू। तो टीचर्स और प्रिंसिपल्स को भी हम ब्लेम कैसे करें। बार बार बात क्यों कि हमारे पेरेंट्स पे आती है, हमारी पेरेंटिंग पे आती है, हमारी नर्चरिंग पे आती है, हमारी अपनी सोच पे आती है कि कहाँ हमने कंट्रोल कहाँ से लेके किन के हाथों में दे दिया आपने, हमारा रिमोट कंट्रोल कहाँ से चल रहा है। तो कम्युनिटी पॉलिसिंग हमें वापस लानी पड़ेगी। हर जगह पेरेंट नहीं हो सकता, हर जगह प्रिंसिपल और टीचर्स नहीं हो सकते, हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, हर जगह पॉलिटिशियंस भी अच्छे नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। हर युग में अगर हम सुधार भी लेंगे तो हर युग में गलत लोग आएंगे। हर जगह प्रेस भी काम नहीं आती, हर जगह सिर्फ और सिर्फ हो सकता है तो इंसान, एक आम इंसान, एक सिटीजन, एक समाज का हिस्सा, सामाजिक तत्व जिसको हम बोलते हैं। और उस इंसान को ये हक और ये जुर्रत और ये एक कंसर्न जरूर होना चाहिए, बिना डर के, बिना दबाव के, बिना तनाव के, कि मैं कुछ भी गलत देखूं तो मुझे उसे रोकना है। उसका ज़मीर जागृत होना चाहिए, लेकिन उस ज़मीर को मारने वाले बहुत हैं। इसी वजह से हम डरते 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 धीरे धीरे नपुंसक हो गए। धीरे धीरे हमने अपने ज़मीर को दबा दिया है, अपनी भावनाओं को हमने टोटली सुला दिया है। तो कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ना चीज़ हूँ, मैं ये नहीं बता सकती कि मैं क्या कर सकती हूँ या हम क्या कर सकते हैं। मुझे आपके आइडियाज, सजेशंस, आपके सुझाव चाहिए, आपके विचार चाहिए कि अगर हम ये 6 पीस से रजामंद हैं कि हाँ, इनसे मिलके ही हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर बनता है, हमारा मॉरल ढांचा बनता है, हमारे देश में, हमारे आसपास अच्छा बुरा क्या हो। अब तो देश की बात ही नहीं करनी चाहिए एक्चुअली, अब तो ग्लोबल बात करनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कितनी भारी मात्रा में हमारे दिलों के टुकड़े दूसरे देशों में हैं। तो सिर्फ देश की बात करेंगे तो वो जायज़ नहीं होगा, ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे, लेकिन उसके लिए भी सेल्फिश नहीं होंगे कि ग्लोबल लेवल पे क्योंकि मेरा बच्चा किसी और देश में, किसी और सिस्टम, किसी और कानून, किसी और क्या कह सकते हो किंगडम में है, तो मुझे वहाँ का ध्यान रखना है। किसी और का बच्चा भी अगर हमारे कम्युनिटी में है, हमारे शहर, हमारे देश, हमारे स्टेट में है, तो हमें भी उसका उतना ही ध्यान रखना है, विदाउट बायसनेस। तब ये नहीं भूल जाना ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, ये नॉर्थ ईस्टर्न है। नहीं, हम किसी को भी दरकिनार नहीं कर सकते जब हमारे अपने अंग हर जगह बिखरे हैं। तो जो दूसरों के अंग हमारे यहाँ हैं, हमें उन्हें अपने अंग से बनाना है, तभी हम इस देश में कानून, व्यवस्था और हक की बात कर सकते हैं। जहाँ तक एजुकेशन की बात आती है, क्योंकि बात मैंने एजुकेशन से शुरू की थी कि एजुकेटेड होंगे तो कुछ कुछ बचाव रहेगा। ज़्यादातर या तो पावरलेस से लेके पावरफुल तक मोस्टली ये तबका नॉन एजुकेटेड होता है, अनएजुकेटेड होता है। उन्हें एजुकेशन का, मॉरलिटी का पता नहीं होता, उन्हें कानून का पता नहीं होता, कानून का डर नहीं होता, क्योंकि अब पनिशमेंट नहीं होती। सबसे बड़ी मांग जो हमें करनी है वो इन कुकृत्यों के लिए पनिशमेंट की करनी है, और इसमें मीडिया से बड़ा रोल कोई नहीं निभा सकता। आजकल अगर हम एक बेस्ट एजुकेटर की बात करें तो वो हमारी प्रेस और मीडिया है। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप इतने ग्रेट इन्फ्लुएंसर हैं आज की दौर में। हर एज, हर कैटेगरी को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। जो आप दिखा पढ़ा रहे हैं लोग उसी को मान रहे हैं। तो इसीलिए पावर के साथ साथ, इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेवारी भी आती है। तो मेरी हाथ जोड़कर सारे मीडिया कम्युनिटी से विनती है
कि प्लीज ज़मीर को जगाइए, अपनी जिम्मेवारी निभाइए। और मुझे पता है कि आपके ऊपर दबाव है दूसरे पी का, पॉलिटिकल पार्टीज का, रूलिंग पार्टीज का प्रेशर है आपके ऊपर। तो ये इन्फ्लुएंसर और एक ये एजुकेटर, ये दो लोग ही इस वक्त सबसे बड़ा कदम उठा सकते हैं। इसीलिए बार बार हर डिबेट में, हर बहस में, हर झगड़े में, हर ब्लेम गेम में घूम फिर के उंगली रूलिंग पार्टीज पर या मीडिया पर आती है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमारी किसी से दुश्मनी है, पब्लिक को आपके रोल का नहीं पता है या आपकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता है। अरे आपकी तो इम्पोर्टेंस और पावर इतनी है, इसीलिए तो बार बार आपको कचोटा जाता है, उकसाया जाता है। लेकिन हमेशा हम नतमस्तक रहेंगे आपके आगे अगर आपकी कलम वही लिखेगी जो आपने देखा, आपकी जबान कैमरे के सामने, आपका चेहरा वही बोलेगा, वही एक्सप्रेस करेगा जो सच है, बिना किसी दबाव। माना इस वक्त आप प्रेशर में हैं, माना आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, लेकिन ये आपने रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दिया है तब एक बार सारे डर मतलब और सब कुछ भुला के एक बार अपनी कलम, अपनी आवाज, अपने चैनल, अपने मीडियम को थोड़ा सा ओरिजिनली पावरफुल बनाइए। जो आपकी पावर है उसका एहसास करिए। तो यही इन्फ्लुएंसर आपके कदमों में न डोले तो मेरा नाम बदल दें। माफ़ी चाहती हूँ अगर कोई भी मैंने गलत वर्ड यूज़ किया हो, कुछ गलत सेंटिमेंट्स कन्वे किए हों, लेकिन उतने गलत तो नहीं है जितना गलत आज हमारे बच्चों के साथ हमारे समाज में हो रहा है। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, लेकिन ज़मीर नहीं सुलाइए, जागृत में रहिए। थैंक यू सो मच।